Chapter number 2. In the diagram B, is the point 0, 16, ये B है, and C is the point 0, 6, ये C है. The sloping line through B, एक ऐसी लाइन जो स्लोप में होती है और B से गुजरती है, and the horizontal line through C, और C से अगर horizontal line बनाई जाए वहाँ से गुजरती है, meet at the point A, तो वो A पर मिलती है. एक टेढ़ी लाइन B से बनाई जाए, एक टेढ़ी लाइन बी से बनाई जाए और एक सीधी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन सी से बनाई जाए तो वो ए पे मिलती है. देन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए सी इज, ये जो लाइन ए सी है इसकी क्या इक्वेशन होगी. एक स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन वैसे तो होती है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. जब हम लाइन ए सी की बात करते हैं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस है. अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस होती है तो उसका जो ग्रेडियंट होता है वो ज़ीरो होता है, और इस लाइन का ए सी वाली लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो 6 है. तो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल्स टू 6. तो आंसर हमारा होगा 2.1 का ए. ठीक है, 2.1 का जो आंसर होगा वो होगा ए. अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो, अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो तो उसका ग्रेडियंट ज़ीरो होता है और उसका y इंटरसेप्ट जो है वो हमें 6 दिया हुआ. 2.1 के बाद 2.2 पर चलते हैं. A line passes through the point 0, 5 and has gradient -2. The equation of the line is. लाइन का जनरल इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. एक लाइन है जिसका ग्रेडियंट -2 है यानी कि m-2 है, और वो लाइन जो है वो 0, 5 से गुजरती है. 0, 5 यानी कि y एक्सेस पर x जो है वो 5 होता है, जहाँ पर ये लाइन y एक्सेस को कट करती है, यानी कि y इंटरसेप्ट जो है वो 5 है. तो c जो है वो 5 हो गया और इक्वेशन बन गया y इज इक्वल्स टू -2x प्लस 5. 2.3. द स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप उस लाइन का परपेंडिकुलर टू दी लाइन जो इस लाइन के परपेंडिकुलर हो. दो दो पॉइंट स्लो फॉर्म, हाँ लगा सकते हैं. दो लाइंस परपेंडिकुलर जो होती हैं उनके ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है. दो परपेंडिकुलर लाइंस के ग्रेडियंट को मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर आता है -1. अब उसने पूछा है कि उस लाइन का स्लोप बताओ जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है. इस लाइन का ग्रेडियंट कितना है पहले ये ढूंढते हैं. 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो ये बन गया -4y इज इक्वल्स टू -3x -5. फिर ये बन गया 4y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5. y जो है ना वो बन गया 3/4x प्लस 5/4. तो m जो है ना वो बन गया 3/4, यानी कि ये वाली जो लाइन है इसका ग्रेडियंट 3/4 है, लेकिन सवाल ने इस लाइन का ग्रेडियंट नहीं पूछा. सवाल ने ग्रेडियंट पूछा है उस लाइन का जो इस लाइन से परपेंडिकुलर है. तो अब हम अपने पास जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1. इस लाइन का ग्रेडियंट 3/4 है जो इससे परपेंडिकुलर है, एज्यूम कर लो उसका ग्रेडियंट m2 है और ये मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर है. तो जो m2 होगा वो आपका बराबर हो जाएगा -4/3. ये आंसर होगा आपका. आंसर -4/3. तो इसका मतलब हमारा आंसर बन गया डी. ठीक है, 2.3 के बाद 2.4 पर चलते हैं. वेदर द पेयर ऑफ लाइन्स 3x इज इक्वल्स टू y प्लस 7 एंड x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7 आर पैरेलल, परपेंडिकुलर और नीदर. क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं, या कुछ भी नहीं है. अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हुई
तो दोनों का ग्रेडियंट एक दूसरे के बराबर होगा। अगर ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हुई तो दोनों का ग्रेडियंट जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 बनेगा। अगर ये लाइंस ना पैरेलल हुई ना परपेंडिकुलर हुई तो ना पहली बात पूरी हो गई ना दूसरी बात पूरी होगी। पहली वाली लाइन का ग्रेडियंट देखते हैं, 3x प्लस वाई प्लस 3x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 7 है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 7, और फिर इसको अगर हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो इसका जो m आ रहा है वो 3 आ रहा है। दूसरी वाली जो लाइन है वो है x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7, तो ये बन जाएगा 3y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस 7, और ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू -1/3x प्लस 7/3, और इसको जब हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो इसका जो m है वो -1/3 आ रहा है। अब अगर हम दोनों ग्रेडियंट्स को यानी कि m जो कि 3 है और ये वाला m जो कि -1/3 है मल्टीप्लाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई -1/3, तो ये -1 बनता है। यानी कि ये दोनों लाइंस जो हैं ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं। पैरेलल होती तो सेम ग्रेडियंट आता, यहाँ पर दोनों के ग्रेडियंट का मल्टीप्लिकेशन -1 आ रहा है, यानी कि ये दोनों लाइंस जो हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस हैं। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ूँ? कंफर्मेशन दे दो एक बार। टू पॉइंट फाइव, y इंटरसेप्ट एंड स्लोप ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसका आपको y इंटरसेप्ट बताना है और उसका आपको स्लोप बताना है। इक्वेशन आपको दिया हुआ है 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 12x। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3 और 12 डिवाइडेड बाई 3 इज 4। तो ये हमारा बन सकता है y इज इक्वल्स टू -4x प्लस 3, और इसको अगर हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं तो m जो होगा वो -4 होगा और c जो होगा वो 3 होगा, क्योंकि m की जगह जो है वो -4 लिखा हुआ आ रहा है और c की जगह जो है वो 3 लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2.5 का जो आंसर होगा उसमें स्लोप -4 है और y इंटरसेप्ट 3 है, यानी कि 2.5 का आंसर होगा सी। इसके बाद अगला, y इज इक्वल्स टू सी इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू। देखो अगर कोई भी लाइन, लेट से ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, अगर मैं इस पर एक लाइन बनाता हूँ जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, अगर इस पर एक ब्लैक वाली लाइन बनाता हूँ जो कि पैरेलल टू x एक्सिस है, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, कोई भी लाइन जो पैरेलल टू x एक्सिस होती है, पैरेलल टू x एक्सिस होती है, उसका ग्रेडियंट होता है 0, क्योंकि ना वो अपवर्ड स्लोपिंग है ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब y जो है ना वो बराबर होता है एम एक्स प्लस सी के, और अगर m 0 हो, अगर m 0 हो तो जनरल इक्वेशन जो है ना वो बन जाता है y इज इक्वल्स टू सी। अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सेस होगी, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सेस होगी, अगर कोई भी लाइन पैरेलल टू x एक्सेस होगी तो उसका जनरल इक्वेशन y इज इक्वल्स टू सी होगा, यानी कि आंसर है ए, बिकॉज उसका ग्रेडियंट हमेशा 0 आना है। 2.7 देखते हैं। A firm's fixed costs are 50,000 rupees per week and the variable cost is rupees 10 per unit. The total cost function of the firm is। कंपनी की जो टोटल कॉस्ट होती है, कंपनी की जो टोटल कॉस्ट होती है वो इक्वल होती है फिक्स्ड कॉस्ट
प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। टोटल कॉस्ट को हम सी एक्स से लिख देते हैं। फिक्स कॉस्ट इस कंपनी की कितनी है? 50,000। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट कैसे आती है? अगर x नंबर ऑफ यूनिट्स हैं और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 है तो 10x से हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप x की जगह यूनिट्स डालोगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता चल जाएगी। मिसाल के तौर पर 0 डालोगे अगर x की जगह तो 50,000 प्लस 10 इंटू 0 50,000 आंसर आएगा, यानी कि एक भी यूनिट नहीं बेचा तो मुझे फिक्स कॉस्ट पे करनी पड़ेगी 50,000। या x की जगह कोई भी दूसरा नंबर डालोगे तो आपके पास फिक्स कॉस्ट मिल जाएगी। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा इन चारों में से वो होगा ए। ठीक है, 2.7 का आंसर होगा ए। 2.8 द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या है? y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x को मैं माइनस 3x प्लस 2 लिख सकता हूँ, और इसको अगर जनरल फॉर्म से कंपेयर करता हूँ यानी कि y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूँ तो मेरा जो m है ना वो -3 है। तो m -3 है यानी कि बी आंसर होगा। स्लोप पूछा था उसने। अच्छा जी। 2.9 The total cost curve of the number of copies of a particular photographer is linear. The total cost of 5 and 8 copies of a photograph are rupees 80 and rupees 116 respectively. The total cost for 10 copies of the photograph will be। वो बोलता है कि एक जगह पर कॉपीज है और एक जगह पर टोटल कॉस्ट है। वो बोलता है कि 5 कॉपीज की जो टोटल कॉस्ट है ना, 5 कॉपीज की जो टोटल कॉस्ट है वो 80 है और 8 कॉपीज की जो टोटल कॉस्ट है वो 116 है। आप हमें ये बताओ कि 10 कॉपीज की जो टोटल कॉस्ट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है पहली चीज जो दिमाग में आती है वो ये आती है कि 10 कॉपीज की जो टोटल कॉस्ट होगी वो 116 से ज्यादा होगी, बिकॉज अगर 8 कॉपीज की कॉस्ट 116 है तो 10 की उससे ज्यादा ही होगी। तो हमारा आंसर ए तो किसी लिहाज से नहीं हो सकता। ए तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब हम टोटल कॉस्ट कैसे निकालें? देखो हमें पता है, एज्यूम कर लो कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो है x, और एज्यूम कर लो कि जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है ना वो है y। हमें ये मालूम है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हमें ये मालूम है कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हमें ये मालूम है टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हम दो इक्वेशंस बना सकते हैं। जब टोटल कॉस्ट 80 थी, 80 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट एज्यूम कर लो कि x है, x प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट y है, और 5 अगर यूनिट्स हो तो 5y। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरा, जब टोटल कॉस्ट 116 है तो 116 यानी कि ये वाली टोटल कॉस्ट नीचे वाली इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट जो कि हम एज्यूम करें कि x है, प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट y है, और 8 चीज़ों की वेरिएबल कॉस्ट यानी कि 8 इंटू वाई। ये है आपके पास 2। अब आप पहले तो x और y की वैल्यू निकाल लो। x और y की वैल्यू कैसे निकालें सर? एक तरीका ये है कि 2 में से इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। कैसे? ऐसे करोगे कि 116 माइनस 80, 116 माइनस 80 कितना बनता है? 36 इज इक्वल्स टू x माइनस x खत्म हो गया, 8y माइनस 5y 3y हो गया। तो y कितना होगा?
y हो जाएगा आपका 36/3, यानी कि y हो जाएगा 12। y आ गया। y क्या है? y है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। x कैसे ढूंढना है? आप कोई भी एक इक्वेशन पिक करो। मिसाल के तौर पर पहली इक्वेशन है 80 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, और y की जगह 12 लिख दो क्योंकि y की वैल्यू मालूम है। तो 5 इंटू 12 इज 60, 80 माइनस 60 इज x जो है ना वो 20 आएगा, यानी कि जो फिक्स कॉस्ट है ना वो 20 है। पहले तो ये दो वैल्यूज ढूंढ लो, ठीक है? कोई मसला है यहाँ तक? अब हमें 10 कॉपीज की टोटल कॉस्ट ढूंढनी है। 10 कॉपीज की अगर टोटल कॉस्ट ढूंढनी है तो उसमें एक तो फिक्स कॉस्ट होगी जो कि 20 रुपए है, और 10 कॉपीज की वेरिएबल कॉस्ट होगी। एक की 12 है तो 10 की 120 हुई, तो ये टोटल 140 होगा। काइंडली हर 3-4 मिनट बाद या हर सवाल के एंड में या हर 2 सवाल के एंड में चैट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिखते जाया करो, ताकि मुझे पता हो कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, कोई सवाल तो नहीं है और साथ साथ हो भी या नहीं हो। ठीक है? तो 140 के हिसाब से मेरा 2.9 का आंसर डी आ रहा है। आगे बढ़ूं? चलो भाई, 2.10। A manufacturer produces 80 TV sets at a cost of 2,20,000 and 125 TV sets at a cost of 287,500. Assuming the cost curve to be linear, the cost of 95 sets with the help of equation of the line is। अगेन ऐसा ही सवाल है। उसने ये बोला कि 80 टीवी सेट्स का जो टोटल खर्चा है वो 220,000 है, और 125 टीवीज का जो टोटल खर्चा है वो 287,500। फिर उससे ये पूछा कि 95 सेट्स का टोटल खर्चा कितना होगा, आप ये बताओ। तो सबसे पहले तो हम जिस तरह पिछला वाला सवाल किया इसी तरह से करेंगे। एज्यूम कर लो कि आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो है x, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है y। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एक इक्वेशन आपका 2,20,000 का बनेगा। 2,20,000 इज इक्वल्स टू x, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यानी कि 80y। ये इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा? 287,500 ये टोटल कॉस्ट थी, इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट एज्यूम की हुई है x, और जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है वो है y, तो 125y, ये है 2। अब अगेन आप 2 में से 1 को माइनस करो, यानी कि 287,500 माइनस 220,000, 67,500 इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स खत्म हो जाएगा, और 125 माइनस 80 यानी कि 45y। तो अब y कितना आएगा? y होगा मेरा 67,500 डिवाइडेड बाय 45, यानी कि 1500। और y है क्या? y है मेरी वेरिएबल कॉस्ट।
अब जब मेरी वेरिएबल कॉस्ट आ गई 1500 तो फिक्स कॉस्ट निकालना आसान है। कैसे भाई? आपको पता है 2,20,000 इज इक्वल्स टू एक्स, यानी कि फिक्स कॉस्ट प्लस 80 इंटू वाई यानी कि 1500। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 80 इंटू 1500 और 2,20,000 में से आंसर को माइनस करते हैं तो x आ जाता है 1,00,000। यानी कि हमारा जो अब आंसर निकालना है वो 95 टीवीज की कॉस्ट निकालनी है। 95 टीवीज की कॉस्ट कैसे आएगी? 95 टीवीज जब हम बनाएंगे तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होती है वो होती है फिक्स कॉस्ट। 95 टीवीज बनाएंगे तो मेरी जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 1,00,000 होगी, प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 1500 है। तो 95 टीवीज की कितनी हुई? 1500 मल्टीप्लाइड बाई 95, 1500 मल्टीप्लाइड बाई 95 यानी कि 142,500। और अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें 1,00,000 रुपए और 142,500 तो 242,500 आंसर बनता है, यानी कि बी आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2.11 2.11 pairs of coordinates x comma y for which x and y are positive integers such that 4x plus 3y is equals to 29 are pairs of coordinate बताने, यानी कि आपको x comma y की वैल्यू बतानी है और शर्त ये है कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स है, x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता? कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हो ही नहीं सकता? ऑप्शन सी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए क्योंकि ऑप्शन सी में -3 लिखा हुआ आ रहा है, एक्स और वाई जो है वो दोनों पॉजिटिव है, तो ऑप्शन सी तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, अब अगर कोई पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट इस लाइन पर फॉल करता है ना, तो वो इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये है कि एक्स और वाई की वैल्यूज में अगर लिखूंगा, एक्स और वाई की जगह एक्स और वाई की वैल्यूज लिखूंगा तो वो 29 बनेंगी। मिसाल के तौर पर ए में ये पहली चीज है 2,7। देखते हैं कि 2,7 इस लाइन पर फॉल करता है या नहीं। 4 इंटू 2, एक्स की जगह 2 लिखा, प्लस 3 इंटू वाई, वाई की जगह 7 लिखा। तो 4 इंटू 2 इज 8, 3 इंटू 7 इज 21, 21 इन 8 इज 29। हाँ, ये 29 के बराबर बन रहा है, तो 2,7 इस लाइन पर फॉल करता है। 3,5 के लिए टेस्ट करते हैं। 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5, 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 5 15, 15 और 12 कितना है? 27। तो क्या 3,5 इस लाइन पर फॉल करता है? नहीं करता, तो ए भी आंसर नहीं हो सकता। 2,7 करता है, तो हम डी को पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि डी में एक तो 2,7 आ रहा है, एक 5,3 आ रहा है। 5,3 को चेक करते हैं इस इक्वेशन में डालकर। 4 इंटू 5
प्लस 3 इंटू 3, 4 5 ज़ा 20, 3 इंटू 3 9, 29। तो भाई 5,3 बिल्कुल फॉल करता है, 2,7 भी फॉल करता है, डी सही आंसर होगा। बी को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें हमारा आंसर मिल गया है। काइंडली हर थोड़ी देर पर व्हाट्सएप के इस पे चैट बॉक्स में जूम के एक मैसेज छोड़ दिया करो। देखे तो line has equation y is equals to 3x plus 7 and passes through the point h comma h plus 15, then the value of h is। वो बोलता है एक लाइन है, उसकी इक्वेशन जो है ना वो है y is equals to 3x plus 7 और ये वाला पॉइंट जो है वो लाइन पर फॉल करता है। लाइन पर फॉल करने का मतलब ये है कि ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। आप लिख सकते हो x की जगह h और y की जगह h प्लस 15। देन द वैल्यू ऑफ h इज, तो h की क्या वैल्यू होगी? y की जगह हम लिख सकते हैं h प्लस 15 और x की जगह हम लिख सकते हैं h। तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर 7 उल्टे हाथ पर आएगा, 15 में से 7 माइनस होगा, 8 रह जाएगा। 3h और h राइट साइड पर आएगा तो ये 2h हो जाएगा, तो h जो है ना वो 4 बन जाएगा। ये आंसर है। हमाद, मरिया, सलमान, जितने लोग भी ऑनलाइन हो, जो जूम का चैट बॉक्स है उसमें हर 5-10 मिनट बाद एक मैसेज छोड़ दिया करो कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा 2.13, एच जो है वो 4 आ रहा है, यानी कि बी आंसर होगा। 2.13 करते हैं। द पॉइंट पी कॉमा 2p lies on the straight line x plus 4y is equals to 36, the value of p is। ये जो पॉइंट है ये इस स्ट्रेट लाइन पर फॉल करता है, पी की वैल्यू बताओ। अगर ये पॉइंट स्ट्रेट लाइन पर फॉल करता है तो इसका मतलब ये है कि आप एक्स की जगह पी और वाई की जगह 2p लिख सकते हो। तो इसका मतलब p प्लस 4 और y की जगह आपने लिखा 2p इज इक्वल्स टू 36। ये बन जाएगा p प्लस 8p इज इक्वल्स टू 36। 9p इज इक्वल्स टू 36। p इज इक्वल्स टू 36 डिवाइडेड बाई 9 यानी कि 4। तो 2.13 का आंसर ए होगा। टू पॉइंट वन थ्री का आंसर ए होगा। 2.14, 2.14 में बोलता है फॉर द प्रॉफिट फंक्शन p इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 17 क्यू माइनस 42, ब्रेक इवन पॉइंट्स आर। ये प्रॉफिट का फंक्शन है, यानी कि p जो है ना वो प्रॉफिट है, और आगे लिखा हुआ है माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 17 क्यू माइनस 42। अच्छा p क्या होता है? p होता है प्रॉफिट। p क्या होता है? p होता है प्रॉफिट। और ब्रेक इवन पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट कितना होता है? 0। तो अगर मुझे वो यूनिट्स बताने जिसपे ना कंपनी को प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, तो मैं प्रॉफिट की जगह लिखूंगा 0। 0 इज इक्वल्स टू माइनस क्यू स्क्वायर प्लस 17 क्यू माइनस 42। सारी चीज़ों को उल्टे हाथ पे ले आऊं तो क्यू स्क्वायर माइनस 17 क्यू प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0। बीच वाली टर्म को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो क्यू स्क्वायर, बीच वाली टर्म को अगर मैं ब्रेक करता हूं, कैसे ब्रेक कर सकता हूं मैं? -14 क्यू -3 क्यू प्लस 42 इज इक्वल्स टू 0।
पहली दोनों टर्म्स में से q कॉमन, तो q माइनस 14। दूसरी दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन, तो q माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। फिर q माइनस 3, q माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। q माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो q जो है वो 3 और q माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, तो जो q है वो 14। यानी कि कंपनी अगर 3 यूनिट्स या 14 यूनिट्स बनाएगी, कंपनी अगर 3 यूनिट्स या 14 यूनिट्स बनाएगी तो कंपनी को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। तो 3 और 14 यूनिट्स यानी कि डी आंसर होगा। ठीक है। uh, 2.15 the equation of the line joining the point 3 comma 5 to the point of intersection of these two lines is। मुझे उस लाइन का इक्वेशन बताना है जो 3,5 से गुजरती है और ये जो दो लाइंस दी हुई हैं इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है। अच्छा जी, ये जो पहली लाइन है ना, पहली लाइन है, इसको हम ज़रा रफली बनाते भी हैं। इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू -4x प्लस 1, यानी कि ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी क्योंकि इसका ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है और इसका y इंटरसेप्ट जो है वो 1 आ रहा है। दूसरी जो लाइन है वो है 7x। अच्छा, उसको लिख कैसे सकते हैं? हम -3y को अगर लेफ्ट हैंड साइड पे रहने दें तो -3y इज इक्वल्स टू -7x प्लस 35। फिर y इज इक्वल्स टू -3 राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा, -7 ओवर -3 इज 7/3 और प्लस 35 डिवाइड होगा जब -3 से, तो -35/3। ये वाली लाइन जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी रफली कुछ इस तरह से, बिकॉज इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है। ये वाली लाइन जो है ना वो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन क्यों होगी? बिकॉज इसका ग्रेडियंट क्या है? पॉजिटिव है। ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ये दोनों लाइंस एक जगह पर एक दूसरे से टकरा रही होंगी। जहां पर ये दोनों लाइंस एक दूसरे से टकरा रही होंगी वो कहलाता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पहले तो हम इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने के लिए अगर दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना है तो उन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया जाता है। ये पहली लाइन की इक्वेशन है, ये दूसरी लाइन की इक्वेशन है। हम इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं, पुट 1 इन 2। 1 को जो है ना हम 2 में पुट करते हैं, यानी कि ये जो y की वैल्यू है -4x प्लस 1, इसको हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। यानी कि y की जगह सेकेंड इक्वेशन में हम -4x प्लस 1 लिखते हैं और आगे वही 7/3x माइनस 35/3। इसको सॉल्व कर कर x को ढूंढते हैं पहले तो 7 डिवाइडेड बाई 3 और -4x सीधे हाथ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा +4, यानी कि ये बन जाएगा 19/3x और 1 और -35/3 उल्टे हाथ पर जाएगा तो 35/3 प्लस का बन जाएगा, यानी कि ये बन रहा है 38/3। तो x जो है ना वो आ रहा होगा 2। जब आपने x ढूंढ लिया y कैसे ढूंढोगे?
इक्वेशन नंबर 1 जो है उसमें आप x की जगह x की वैल्यू जो आपने ढूंढी है विच इज़ 2 वो पुट इन कर दो तो आपका y आ जाएगा, यानी कि ये -8 + 1 यानी कि -7 होगा। तो इसका मतलब इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला पॉइंट है, ये है 2, -7। फिर 3, 5 कहाँ होगा? 3, 5 3, 5 शायद 3, 5 शायद कहीं यहाँ होगा मे बी। और ये एक और लाइन है ग्रीन वाली, ये है लाइन 3। हमें करना क्या है? सवाल ये बोलता है कि द इक्वेशन ऑफ लाइन, उस लाइन का इक्वेशन ढूंढो जॉइनिंग द पॉइंट 3, 5 जो 3, 5 को ज्वाइन करता हो टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस दिस एंड दिस, जो 3, 5 को इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ज्वाइन करे, यानी कि ये जो ग्रीन वाली लाइन है ना, इसका इक्वेशन बताओ। तो अब मुझे ये पता है कि जो ग्रीन वाली लाइन मैंने बनाई है, जो ग्रीन वाली लाइन मैंने बनाई है वो 2 पॉइंट से गुजरती है। एक तो वो 2, -7 से गुजरती है, दूसरा वो ग्रीन वाली लाइन 3, 5 से गुजरती है। एक तो ये ग्रीन वाली लाइन 2, -7 से गुजरती है और दूसरा 3, 5 से गुजरती है। इसका इक्वेशन बताना है। पहले m ढूंढ लेते हैं। m कैसे आता है? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, तो m आ जाएगा 12। तो ये बन जाएगा y इज इक्वल्स टू m, यानी कि 12x प्लस c। अच्छा, फिर 3, 5 आप डाल दो y और x की जगह, यानी कि 5 इज इक्वल्स टू 12 इंटू 3 प्लस c। 12 इंटू 3 कितना होता है? 36। उल्टे हाथ पर आ जाएगा तो -36, 5 -36, c जो होगा वो -31। तो लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 12x - 31। लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 12x - 31। क्लियर है? टू 2.16। The sum of the intercepts of a straight line on the axis is 5 and the product is 6. Then the equation of one of the line is, देखो लेट से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। एक लाइन है, लेट से ये लाइन है, इसका ये y इंटरसेप्ट है लेट से 0, a, और इसका ये x इंटरसेप्ट है b, 0। बोलते हैं द सम ऑफ द इंटरसेप्ट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ऑन द एक्सिस इज 5। इन दोनों का सम जो है ना, विच मीन्स a प्लस b जो है वो 5 है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द इंटरसेप्ट इज 6, और इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन a इंटू बी मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 6। देन द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? अब अगर ऐसा है तो ये जो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 5 है, इसके हिसाब से a जो है ना वो 5 माइनस बी के बराबर है। ठीक है ना? और इस सेकेंड इक्वेशन में हम a की जगह लिख देते हैं 5 माइनस बी, बाहर भी b है, इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, 5 इंटू बी 5 भी बनेगा, और माइनस बी का माइनस बी से मल्टीप्लाई होगा तो -b² इज इक्वल्स टू 6। अच्छा, इसको हम सारी चीज़ों को राइट साइड पे ले जाएं तो b² - 5b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। मिड टर्म को ब्रेक करते हैं तो b² -3b -2b प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0।
b कॉमन लिया तो b माइनस 3, -2 कॉमन लिया तो b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, b माइनस 2, b माइनस 3 is equals to 0, b minus 2 is equals to 0, b is equals to 2, b minus 3 is equals to 0, b is equals to 3, यानी कि या तो b 2 होगा या तो b 3 होगा। और a जो है वो 5 माइनस बी के बराबर होता है, तो अगर b जो है वो 2 है तो a 3 होगा, और अगर b जो है वो 3 है तो a 2 होगा। ठीक है ना, ये दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, कि हमारे पास पॉसिबिलिटी नंबर वन ये है, नंबर वन ये है कि ये हो 0,3 और ये हो 2,0। पॉसिबिलिटी नंबर टू ये है कि ये हो 0,2 और ये हो 3,0। ठीक है ना। अब दोनों में से लेट से पॉसिबिलिटी नंबर ए जो है ना उससे लाइन की इक्वेशन ढूंढते हैं। पॉसिबिलिटी ए के हिसाब से जो ग्रेडियंट होगा वो होगा y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, यानी कि -3/2, यानी कि -3/2। अच्छा, पॉसिबिलिटी नंबर ए के हिसाब से ग्रेडियंट जो है वो -3/2 आ रहा है, और -3/2 के हिसाब से हम अगर y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी लगाते हैं, y इज इक्वल्स टू -3/2 x प्लस सी, पॉसिबिलिटी ए में y इंटरसेप्ट 3 है, तो ये इक्वेशन बनती है। दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y इज इक्वल्स टू -3x प्लस 6, सबको उल्टे हाथ पे ले आते हैं तो 2y प्लस 3x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और ऐसा आंसर मेरे पास क्या मौजूद है? हाँ ये रहा, नहीं ये नहीं है, 2y है, 3x है और माइनस a है, a मेरा आंसर होगा। ठीक है, 17 करते हैं। सेवेंटीन है, द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस लाइन एंड पैरेलल टू दी लाइन। उस लाइन का इक्वेशन ढूंढो, उस लाइन का इक्वेशन ढूंढो जो इन दोनों लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरे। तो पहले तो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे ढूंढेंगे भाई? फॉर एग्जांपल ये जो 2x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3y, x इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन में, यानी कि 7 और x की जगह आपने लिखा 5 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 7 इंटू 5 35, 7 इंटू 3 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 माइनस 21y माइनस 10y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0।
फिर 35 में से 4 माइनस हुआ 31, राइट साइड पर गया तो -31, और यहाँ पर -21y और -10y यानी कि -31y, यानी कि जो y है वो कितना 1। जब y 1 आ गया तो x कैसे आएगा, ये x की इक्वेशन है तो इसमें आप y की जगह 1 पुट इन कर दो, तो आपका जो x आएगा वो आ रहा होगा 1। इसका मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है 1,1। अच्छा, इस लाइन से इसकी ग्रेडियंट निकालते हैं, -3y इज इक्वल्स टू -2x -14, y इज इक्वल्स टू -3, राइट साइड पर जाकर डिवाइड होगा तो -2/-3y इज 2/3x, और -14/-3 इज +14/3, यानी कि जो ग्रेडियंट होगा वो 2/3 होगा। तो हमें जिस लाइन का इक्वेशन ढूंढना है वो लाइन जो है वो 1,1 से गुजरनी चाहिए और उसका ग्रेडियंट 2/3 होना चाहिए। तो ऐसी लाइन की इक्वेशन के लिए y इज इक्वल्स टू m x प्लस c, फिर c ढूंढने के लिए 1,1 पुट इन कर दो x और y की जगह, x और y की जगह 1,1 पुट इन करोगे तो 1 इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 1 प्लस c, तो c जो है वो आपका आ जाएगा 1 माइनस 2/3 यानी कि 1/3, यानी कि आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू 2/3x प्लस 1/3। अब ऐसे ही क्योंकि आंसर कोई ऐसा है नहीं तो दोनों साइड्स को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आते हैं तो 3y माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, और इसमें से कौन सा आंसर इससे मैच कर रहा है, 3y माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, कोई आंसर है नहीं, ऐसा आंसर नहीं है। लेकिन अगर मैं दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, जो कि a से मैच करेगा। अगला 2.18, the cost of production of a product in rupees is c is equals to 15x plus 9750, where x is the number of items produced. If selling price of each item is rupees 30, the sales quantity at which there will be no profit or losses. ब्रेक इवन पॉइंट बताना है, ब्रेक इवन पॉइंट पर प्रॉफिट 0 होता है। अच्छा, हमें मालूम है कि प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हमें वो यूनिट्स बताने हैं जहां पर कंपनी का प्रॉफिट 0 हो, तो प्रॉफिट की जगह 0 लिखो। सेल्स रेवेन्यू कैसे आता है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स x एज्यूम कर लो, सेलिंग प्राइस 30 दी हुई है तो सेल्स रेवेन्यू हो गया 30x, और टोटल कॉस्ट जो है वो दी हुई है 15x प्लस 9750, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 15x माइनस 9750, 9750 उल्टे हाथ पर जाएगा तो 9750 इज इक्वल्स टू 15x, जो x होगा वो हो जाएगा आपका 9750 डिवाइडेड बाय 15 यानी कि 650। इसका ये मतलब है कि अगर मैं 650 यूनिट्स बनाकर बेचूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। और इसको हम चेक भी कर लेते हैं। देखो, जब मैं 650 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना होगा, जब मैं 650 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरा सेल्स रेवेन्यू 650 इंटू 30 यानी कि 19,500 होगा। जब मैं 650 यूनिट्स बनाऊंगा तो मेरी कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट होगी 15 इंटू 650 प्लस 9750 यानी कि 19,500 ही मेरी कॉस्ट होगी। तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा, यानी कि 650 यानी कि सी सही आंसर है। दो सवाल बच गए। 2.19, a manufacturer sells a product at rupees 8 per unit, selling price दी हुई है, fixed cost is rupees 5,000 and a variable cost is 22/9.
द टोटल आउटपुट एट अ ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो हमें मालूम है प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हमें वो यूनिट्स बताने हैं जहाँ पर कंपनी को ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो प्रॉफिट की जगह 0 लिख दिया। सेल्स रेवेन्यू कैसे आएगा, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 8 है, एज्यूम कर लो नंबर ऑफ यूनिट्स x हैं, तो 8x सेल्स रेवेन्यू हो गया। टोटल कॉस्ट कैसे आएगी, फिक्स कॉस्ट 5000 प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा 22/9 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, तो 22/9 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स यानी कि x। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 में से माइनस करते हैं 22/9। 8 में से जब हम 22/9 माइनस करेंगे तो 50/9 बचेगा। 0 इज इक्वल्स टू 50/9 x माइनस 5000। 5000 उल्टे हाथ पर जाएगा माइनस का, तो पॉजिटिव 5000 हो जाएगा। 5000 इज इक्वल्स टू 50/9 x। x कितना होगा, 5000 डिवाइडेड बाई 50/9 यानी कि 900 यूनिट्स। यानी कि 900 यूनिट्स बनाकर मैं बेचूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसको मैं प्रूव भी कर देता हूँ। 900 यूनिट्स जब मैं बेचूंगा 8 रुपए की सेलिंग प्राइस के हिसाब से, तो मेरा सेल्स रेवेन्यू 7200 बनता है, 8 इंटू 900। और कॉस्ट कितनी होगी, 5000 की फिक्स कॉस्ट प्लस 22/9 इंटू 900 की वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट भी 7200 बनती है। तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। लास्ट सवाल, a firm is introducing a new washing detergent. The firm plans to sell the family size box for rupees 24. Production estimates have shown that the variable cost of one unit of product is 21.6. Fixed cost of production is 36,000. It is assumed that both total revenue and total cost functions are linear over the relevant sales quantity range. Then the break-even volume of sales is. अच्छा, इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। लेकिन क्योंकि मैंने 2 सवाल ऐसे करे तो मैं एक और तरीके से करता हूँ। मैंने एक चीज़ क्लास में आप लोगों को डिस्कस करी होगी, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन अगर पर यूनिट निकालनी है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बराबर होती है हमारी सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट के। यहाँ पर मेरी सेलिंग प्राइस 24 है और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो 21.6 है। तो मेरी जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगी वो 24 माइनस 21.6 यानी कि 2.4 की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आएगी। फिर ब्रेक इवन पॉइंट का एक मैंने फॉर्मूला डिस्कस किया होगा, ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अच्छा, पिछले भी सवाल ऐसे हो सकते थे लेकिन 2 सवाल मैंने दूसरे तरीके से किए, ये दूसरे तरीके से करता हूँ। फिक्स कॉस्ट है 36,000 डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो कि 2.4 है, तो 36,000 डिवाइडेड बाई 2.4 आपका आंसर आ रहा है 15,000 यूनिट्स। यानी कि 15,000 यूनिट्स बनाकर मैं बेचूंगा तो मुझे ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इसको आप प्रूफ भी कर सकते हो। आंसर तो डी है। इसको प्रूफ कैसे करोगे, अगर 24 का एक यूनिट बेचते हो तो 15,000 यूनिट्स बेचकर तुम्हारा जो सेल्स रेवेन्यू आएगा वो आ जाएगा 360,000। ठीक है ना, 15,000 इंटू 24। अच्छा, कॉस्ट कितनी होगी, कॉस्ट होगी फिक्स कॉस्ट 36,000 की प्लस 21.6 इंटू 15,000, यानी कि अगेन कॉस्ट भी होगी 360,000 की। तो ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। ये हमने चैप्टर 2 के भी सारे सवाल कर लिए। कोई मसला है तो बताओ, रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। कोई इशू, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, कोई कंसर्न तो मुझे बताओ।